34 साल की उम्र में एक ऐसा इंडियन लीडर आया जिसे न सिर्फ आजादी की आखिरी मशाल कहा जाता है, बल्कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क को जोड़ने में लगा दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद 22 फरवरी 1958 को जब उनका एंड गेम शुरू हुआ, वो अकेले नहीं थे। पंडित नेहरू जैसे दोस्त उनके बिस्तर के पास खड़े थे। वो सिर्फ लीडर नहीं थे, वो एक आवाज थे, एक नजरिया थे जो कहते थे हम अलग मजहब के हो सकते हैं, मगर सियासी तौर पर हम एक हैं। My fellow countrymen, we were one, we are one, and we shall remain one. No power, no. वो एक ऐसा लीडर था कि ब्रिटिशर्स को अपने लिए वो खतरा लगता था। This is an outrage. We must act immediately. उसने जिन्ना को ललकारा। Jinnah Sahib, do not talk about dividing this country. India was never divided, nor will it be. I, Maulana Abul Kalam Azad, ब्रिटिश एम्पायर को खौफ में रखा और वो अपने आखिरी दिनों में भी देश के बारे में सोचा। 34 साल की उम्र में एक इंडियन लीडर, लास्ट वन ऑफ द डिसॉल्व्ड इन द फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एंड गेम शुरू हुआ 22 फरवरी 1958 को, जब वो थे अपने कुछ पुराने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ बेड साइड पर। उनका सबसे ज्यादा अफेक्टेड दोस्त था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो न सिर्फ लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, बल्कि उनकी मैटर बिलोंगिंग्स भी उसी घर में थी जहां मौलाना रह रहे थे, शेरवानी हाउस। उनकी परवरिश एक डिसिप्लिन वाले बाप मौलाना खैरुद्दीन के साये में हुई। उन्होंने एक ट्रेडिशनल इस्लामिक करिकुलम दरसे निजामी पढ़ा और अरबी, उर्दू, मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, जियोमेट्री और इस्लामिक थियोलॉजी में माहिर हुए। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी, मगर कभी ज्यादा बोले नहीं। हमारी वतन की जबान तमाम मुल्क, तमाम कौम की जबान हो तो इसके सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें। उनका हमेशा से मकसद था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वराज्य को त्याग दूंगा, मगर हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं। उनकी दोस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी इसीलिए गहरी थी क्योंकि नेहरू हमेशा उनके इंटेलेक्चुअल विजन को समझते थे। सुबह 4 बजे उठकर मौलाना खुद अपने स्पीच के नोट्स लिखते और जो भी लेटर फ्रेंड्स को लिखते वो इंटेंट टू पब्लिश होते, मगर अक्सर वो उन्हें लिखकर रख देते थे, जैसे मुझसे कोई कह रहा है कि बस बोलो। मौलाना आजाद थे एक ग्रेट मास्टर ऑफ स्पीच। जब उन्होंने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कोई स्टूडियो नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, हर लाइन को हुमायूं कबीर ट्रांसलेट कर रहे थे, मगर उनका इम्पैक्ट कम नहीं हुआ। घर आकर वो पंडालों में लोगों के सामने ऐसी स्पीच देते थे जैसे हर शब्द बिजली हो। मेरे लिए पहला इम्पैक्ट आया जब मैंने उनका तर्जुमान उल कुरान पढ़ा। तब से मैं हमेशा सोचता हूँ जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदुइज्म के लिए किया, वही मौलाना ने इस्लाम के लिए। 1923 में वो बने कांग्रेस प्रेसिडेंट, तब वो सिर्फ 35 साल के थे। 1940 में एक बार फिर बने प्रेसिडेंट रामगढ़ सेशन में। उन्होंने कहा, वी मे हैव डिफरेंसेस इन फेथ बट पॉलिटिकली वी आर my वन। fellow countrymen, we were one, we are one, and we shall remain one. No power, no. मौलाना का मानना था यूनिटी इन रिलीजियस डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। अगर हमें एक शानदार फ्यूचर चाहिए तो हमें ये यूनिटी बनाए रखनी होगी। 1946 में बहुत कहने सुनने के बाद उन्होंने गांधी और नेहरू के कहने पर इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की। जनवरी 1947 में उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और फिर 11 साल तक वो इस पोस्ट पर रहे। उनका मिशन था आर्ट, कलर, क्राफ्ट, म्यूजिक, हर फील्ड में इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करना। उन्होंने हमेशा कहा, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म बोथ आर जस्ट डॉग्स मास्क्ड इन न्यू क्लोथ्स। व्हाट मैटर्स इज द डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस। उन्होंने लिखा, मैं पैदा तो अब के वक्त में नहीं हुआ था, लेकिन शायद 50 साल बाद लोग मेरी बात समझें। अब वक्त आ गया है कि हम उनके कंट्रीब्यूशन को फिर से देखें, क्योंकि वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक रूह थे उस इंडिया की जो हर दिल में बसती है। तारीख थी 23 अक्टूबर 1947 और दिन था बकरीद का। जगह थी दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुल्क के मुसलमानों से मुखातिब हुए। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा था, मुझे खुशी है कि मुझे मौलाना अबुल आजाद के साथ काम करने का मौका मिला है। जैसा उसे इस्लाम पर ईमान है, वैसे ही उसका देश से मोहब्बत है। ये कांग्रेस के महान नेताओं में से एक है, ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। मगर आज मौलाना आजाद को भुलाने की कोशिश की जा रही है। वो आजाद जो जामा मस्जिद के मिंबर से पुकार उठे, तुम्हारे काफिलों ने यमुना के किनारे वुजू किया था और आज तुम इसी धरती पर खौफ महसूस करते हो, जबकि दिल्ली की हर जमीन तुम्हारे लहू से भीगी हुई है। बेअज़ार न हो ऐ मेरे भाइयों, ये मुल्क हमारा है, हम इसमें हैं और इस मुल्क की तकदीर का फैसला हमारी आवाज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जब मौलाना आजाद के इस स्पीच को सुनते हैं तो दिलों को छू जाते हैं। बंटवारे का दर्द वो अपने सीने में लिए मुसलमानों से शिकायत करते हैं और भीड़ उनको सुनने के लिए बेताब थे। लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। रिलीजियस मैडनेस की बुनियाद पर देश का बंटवारा हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना जीत चुके थे।
और मौलाना आजाद हार चुका था। आज मौलाना आजाद सिर्फ इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने जिन्ना की साजिशों को नाकाम करने की कोशिश की। ये बहस खड़ी करके आजाद के बाकी जिंदगी को धुंधला करने की साजिश नजर आती है ताकि मौलाना आजाद के बाकी जिंदगी पर पर्दा डला रहे और आजादी के जंग में मुसलमानों के योगदान को जीरो दिखाने में मदद मिले। यही वजह है कि आज NCERT की किताबों से स्वतंत्रता सेनानी का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, मगर हकीकत को कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। मौलाना आजाद ने अपने बचपन से ही एक हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की। मौलाना आजाद अफगान के खानदान से ताल्लुक रखते थे जो बाबर के दौर में हिरात से हिंदुस्तान आए थे। उनके वालिदा मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी थे। वो इंडिया के पहले स्वतंत्रता से पहले के आंदोलन के टाइम 1857 में वो इंडिया को छोड़कर मक्का चले गए। वहाँ उनकी शादी शेख आलिया बिनते मोहम्मद से हुई। 1888 में मौलाना आजाद मक्का में पैदा हुए। 1890 में कोलकाता वापस आए। जब आजाद 11 साल के थे तभी उनकी मां की डेथ हो गई। मौलाना अबुल आजाद ने बहुत ही कम उम्र में उर्दू, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश जैसी कई लैंग्वेजेस सीख ली और उसका निकाह तभी हो गया जब वो 13 साल के थे। उसकी बीवी का नाम जुलेखा बेगम थी। उस वक्त वे एक शायर और पत्रकार थे, मगर तकदीर ने उन्हें सियासत में ले आई। मौलाना आजाद ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक खतरा बन गए। जब उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिशर्स ने आम आदमी को जीना मुश्किल कर दिया है, तब उसने आवाज उठाई। 1905 में बंगाल के बंटवारे का विरोध किया। फिर 1912 में अल हिलाल नाम का अखबार शुरू किया। ये अल हिलाल इतनी तेजी से चली कि इसकी चर्चा देश विदेश में होने लगी। इससे ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो गए। उन्होंने अल हिलाल कंपनी बंद करवा दी और मौलाना आजाद को बंगाल से बाहर निकाल दिया। 4 साल तक वो बिहार के रांची में एक जेल में बंद रहे। फिर जेल से निकलने के बाद उन्होंने फिर एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा अल बलग। 1916 में फिर मौलाना आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया और पत्रकारी भी छूट गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने देश की आजादी के लिए मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उत्साहने लगे। साथ ही वो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में भी जुट गए। हमें सिर्फ एक संगठन की जरूरत है। उनके इन्हीं कामों को देखकर कांग्रेस के नेताओं का हौसला बढ़ गया। उन्होंने अबुल कलाम आजाद को 1923 में वो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अगले 5 साल तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। उन्हें इस उम्मीद में प्रेसिडेंट बनाए रखा कि वो सबको एक बना के रखेंगे और उसने ऐसा ही किया। हम नहीं चाहते इस मुल्क को अफरा तफरी के आलम में। दूसरी तरफ उसकी रुकावट बन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब दुनिया से जो हम गए। मौलाना आजाद के लिए ब्रिटिशर से आजादी तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़े रखना भी कोई छोटी बात नहीं थी। जिन्ना मजहबी कड़वाहट देश में घोलने लगे थे। हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पाकिस्तान चाहिए। मौलाना आजाद मुस्लिम्स के बड़े लीडर थे, बट जिन्ना नहीं चाहता था कि उनके अलावा मुसलमानों का कोई लीडर बने। इसलिए जिन्ना ने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा कि उसने आजाद को जलील करने की कोशिश न की हो। जब मौलाना आजाद प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त जिन्ना के अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो जिद था वो जोर पकड़ चली थी। जिन्ना खुद को मुस्लिम्स का लीडर बनने में कामयाब हो चले थे। जिन्ना हर जगह यही कहता था कि गौरे हुक्मरान के बदले इन हिंदू हुक्मरान को हम सर पे न चढ़ा लें। We should not enthrone these Hindu rulers over us instead of these white rulers. और मौलाना आजाद बार बार मुसलमानों को कह रहे थे कि 2 देशों की मांग हमें बिखेर कर रख देगी। जब आजाद ने जिन्ना को मनाने के लिए उनसे मिलना चाहा तो जिन्ना ने एक बेहद ही अपमानजनक लेटर लिखा। उसमें लिखा था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप तो मुसलमानों के विश्वास खो चुके हो। क्या कांग्रेस ने तुम्हें दिखावटी मुसलमान बनाकर रखा है? अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आजाद मुसलमान के विश्वास खो चुके थे, बल्कि बड़ी तादाद में मुस्लिम उनके साथ थे। सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, डॉक्टर M.A. अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार और हसरत मोहनी जैसे नेताओं के कैटेगरी में थे जो खुद को मुस्लिम नेता कहलवाना पसंद नहीं करते थे। महात्मा गांधी ने ही जिन्ना को पहली बार कायदे आजम कहा और वो खत अखबारों में छप गया। मुसलमानों को लगा अगर गांधी उन्हें कायदे आजम कह रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। 1944 में गांधी जी ने जिन्ना से मिलने की गलती की। मौलाना आजाद ने गांधी जी को बार बार मना किया था, मगर वो नहीं माना। 1937 के इलेक्शन में नेहरू की सियासी गलती ने भी जिन्ना को मजबूत किया।
और वो गलती ये थी कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 482 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से सिर्फ 109 सीटें मिली। यानी मुस्लिम लीग उस समय भारत के मुसलमानों की असली प्रतिनिधि पार्टी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद मुस्लिम लीग से किसी तरह की पॉलिटिकल साझेदारी करने से इनकार कर दिया। इससे जिन्ना को यह कहने का मौका मिला, अगर कांग्रेस को सत्ता मिली तो मुसलमानों को हमेशा असाइड किया जाएगा। आजाद ने लिखा कि अगर उस वक्त कांग्रेस समझदारी दिखाती तो 1946 में मुस्लिम लीग की 90% जीत डाली जा सकती थी, मगर ऐसा ना हो सका। हिंदुस्तान या तो बचेगा या बर्बाद होगा। पाकिस्तान बन गया और आजाद का ख्वाब टूट गया। 31 मार्च 1947 को गांधी जी से आखिरी मुलाकात में मौलाना आजाद ने कहा, अगर आप भी बंटवारे के लिए मान लेंगे तो ये हमारी हार होगी। आप हार मान गए तो मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान हार गया। गांधी बोले, देश का बंटवारा मेरे मरने के बाद ही होगी, मगर 2 महीने बाद गांधी भी मान गए। 23 अक्टूबर 1947 को एक टूटे हुए दिल को लेकर एक बार फिर से मौलाना आजाद जामा मस्जिद पहुंचा। कौम उसका इंतजार कर रही थी और मौलाना बोले, मेरे अजीजों, मैं शाहजहां की यादगार मस्जिद में पहली बार नहीं आया, मगर आज तुम्हारे चेहरों पर वो इत्मीनान नहीं, वो यकीन नहीं। आज जो कहना है खुलकर कहूंगा। हिंदुस्तान की तकसीम गलत थी। हमारे दिलों में मजहबी तफरीका पैदा की गई, मगर हम अंधेरों से नफरत नहीं कर सकते। हमें उजालों की तलाश करनी है। सितारे टूट चुके हैं, मगर सूरज अब भी रोशन है। ये थे मौलाना आजाद, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। अबुल कलाम आजाद को कसरत करना पसंद नहीं था, इसलिए उनका कमर कमजोर हो चुका था। इसी वजह से मौलाना 2 बार बाथरूम में गिर चुके थे और 19 फरवरी 1958 को एक बार फिर से बाथरूम में गिर पड़े। और 22 फरवरी को वो अपने आखिरी कुछ लम्हे में अपने कुछ करीबी लोगों के साथ, जिनमें से नेहरू जी भी थे, मौलाना ने अपने आखिरी वक्त में कुछ ऐसी बात कही जो सच में दिल को छू जाने वाली बात है। दोस्तों, उन्होंने कही कि मैं जो कह चुका हूँ वही मेरी वसीयत है। मेरी तमन्ना बस यही है कि भारत एकता और भाईचारे का देश बना रहे। ये कहते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद दुनिया को अलविदा कह दिए। सब्सक्राइब,